नमस्कार, देवभूमि समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं रीना झा बालियान। खबरों का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। धामी ने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र और संचार सुविधा समेत उठाए कई मुद्दे। 25 जून से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नैनीताल दौरा, 3 दिन का करेंगे प्रवास। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। वर्षों बाद फिर देहरादून में बने आइस स्केटिंग रिंग के भाग। बुधवार से शुरू होगी नेशनल चैंपियनशिप, 20 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 27 जून को होगी 5 राज्यों की इंटरस्टेट बैठक। मुख्य सचिव ने दिए धर्मनगरी हरिद्वार में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। और चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं। मंगलवार को उत्तर प्रदेश के वाराणसी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक हुई। इस मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने राज्य से जुड़े कई जरूरी विषयों को रखा। बता दें कि सीएम धामी ने सीमांत राज्य होने के नाते उत्तराखंड में सीमाओं की सुरक्षा पर जोर दिया। बैठक में उन्होंने आपदा प्रबंधन, परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यटन के अलावा कई मुद्दों पर भी चर्चा की। सीएम ने राज्य में आने वाले पर्यटकों, तीर्थयात्रियों को सुरक्षित और सुविधाजनक अनुभव दिलाना सरकार की प्राथमिकता बताया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर आ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक उपराष्ट्रपति 25 जून नैनीताल पहुंचेंगे, जहां वो कुमाऊं विश्वविद्यालय की फैकल्टी और शेरवुड कॉलेज में विद्यार्थियों से संवाद करेंगे। ऐसे में नैनीताल शहर को छावनी में तब्दील किया गया है। आईजी लॉ एंड ऑर्डर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि उपराष्ट्रपति की सुरक्षा के मद्देनजर 3 कंपनी पीएसी, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स के अलावा पुलिस, इंटेलिजेंस और ड्रोन सर्विलांस की मदद ली जा रही है। शहर में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी का जो है हल्द्वानी नैनीताल जो है 2 दिन का जो भ्रमण है, जिसमें कुमाऊं यूनिवर्सिटी और उसके अलावा शेरवुड जो है स्कूल, इसका विजिट है। उसमें जो है तमाम कुमाऊं जिले से जो है यहाँ फोर्स को आज ब्रीफिंग की गई, जिसमें लगभग हमारे 400 से ज़्यादा जो है पुलिस कर्मचारी अधिकारी यहाँ आए हैं। इसके अलावा जो है 7 आईपीएस और उसके अलावा जो है 7 एडिशनल एसपी, 12 सीओज और 40 जो है उनकी इंस्पेक्टर्स की ड्यूटी लगी हुई है। इसके अलावा 3 कंपनी जो है पीएसी हमने दिया, 1 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स भी अभी दे रहे हैं हम लोग। इसके अलावा तमाम जो हमारी सुरक्षा से लगी टीमें होती है, जो कि हमारी बीडी स्क्वाड टीम है और बीआर टीम है हमारी, उसके अलावा जो है माइन डिटेक्शन टीम है, उसके अलावा एटीएस है, ड्रोन सर्विलांस और तमाम जो हमारी जितनी भी टीमें हैं वो भी जो है सुरक्षा से लगी जो है। उधर हाईकोर्ट की पंचायत चुनाव पर रोक बरकरार है। जानकारी के मुताबिक कोर्ट में बुधवार को स्टे, वेकेशन और अन्य संबंधित मामलों में सुनवाई होगी। मंगलवार को सरकार ने हाईकोर्ट में मामले को मेंशन किया। उधर खंडपीठ ने बुधवार दोपहर को सुनवाई का वक्त दिया है। बताया जा रहा है कि इस मामले की सभी याचिकाओं को क्लब कर सुना जाएगा। बुधवार से राजधानी देहरादून के महाराणा प्रताप स्टेडियम में बने आइस रिंग के दिन बहुरे हैं। वर्षों तक बंद रहने के बाद अब इस आइस रिंक में मैच शुरू हो रहा है और बुधवार को आइस स्केटिंग रिंक में नेशनल आइस स्पोर्ट्स चैंपियनशिप का आगाज होगा और ये चैंपियनशिप 30 जून तक चलेगी। विशेष प्रमुख खेल सचिव अमित सिन्हा ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर की इस प्रतियोगिता में 20 राज्यों के 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो बर्फ पर अपना संतुलन और स्पीड दिखाएंगे। इस इवेंट के जरिए खिलाड़ियों को नेशनल गेम्स में खेलने का सीधा मौका मिलेगा। उन्होंने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर स्पोर्ट्स स्टेडियम में सभी व्यवस्था की गई है। देखिए, 20 राज्यों से खिलाड़ी आ रहे हैं। लगभग सभी राज्य समझ लीजिए कि वहाँ से खिलाड़ी आ रहे हैं। हमारे 20 राज्यों से करीब 500 के ऊपर खिलाड़ी आ रहे हैं। और इसमें आइस स्केटिंग में जो हम शॉर्ट ट्रैक होता है वो ही होता है आपकी इंटरनेशनल टूर्नामेंट में। तो शॉर्ट ट्रैक जो इंटरनेशनल अरीना है इसमें शॉर्ट ट्रैक हो पाता है वो होगा और फिगर स्केटिंग है। और इसके अतिरिक्त इनके रुकने की, खाने की व्यवस्था यहीं पे इन्होंने करवाई है और इनके कोचेज भी विदेश से आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो फॉरेन कोचेज हैं वो उनको कोचिंग भी दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त आइस हॉकी का टूर्नामेंट अभी जस्ट सकुशल संपन्न हुआ, जिसमें कि
आपने देखा ही होगा कि हमारे चूँकि 1 महीने तक आइस हॉकी की इंडिया टीम यहाँ चूँकि क्लोज रही, तो अल आइन में अबू धाबी में चैंपियनशिप में वो ब्रॉन्ज मेडल लेके आई एशियन चैंपियनशिप में। उत्तराखंड के हरिद्वार जिले के ज्वालापुर विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और बीजेपी नेता सुरेश राठौर की दूसरी शादी विवादों में आ गई है। पूर्व विधायक राठौर ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा था कि वो उर्मिला सनावर को अपनी पत्नी मानते हैं। इसके बाद से ही मुद्दे पर सियासत जारी है और वहीं बीजेपी ने भी पूर्व विधायक को नोटिस थमा दिया है। देखिए रिपोर्ट। विवादों में पूर्व विधायक की शादी, बीजेपी नेता की दूसरी शादी पर सियासत। बीजेपी ने पूर्व विधायक सुरेश राठौर को थमाया नोटिस। बीजेपी नेता ने पेश की सफाई। बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। पूर्व विधायक की दूसरी शादी के मामले पर सूबे के भीतर सियासत गरमाती दिख रही है। महिला विवाद के बाद अब पार्टी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस थमा दिया। सुरेश राठौर को अपना पक्ष रखने के लिए 1 सप्ताह का समय भी दिया गया, जिसके बाद सुरेश राठौर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने संगठन महामंत्री अजय कुमार से मुलाकात कर अपना पक्ष रखा। देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं जाऊंगा। नोटिस मैं नहीं जानता, अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, इस बात का नोटिस है, उसका क्लेरिफिकेशन मैंने दे दिया। विपक्ष सर आपकी वीडियो वायरल कर रही है, कह रही है। देखा, विपक्ष अगर वीडियो जारी करना तो नरेंद्र तिवारी के करें, हरीश सिंह रावत के करें, अपना हरीश रावत जी के करें, अब उनके करें जो उनके लोग हैं। क्या करेंगे? शादीशुदा होते हुए आप कैसे दूसरी शादी कर सकते हैं? कैसे मैं किसी नियम की और उसकी बात ही नहीं कर रहा। मेरे को इस तरह का नोटिस ही कोई नहीं है। मैं कह रहा मेरे को नोटिस ही नहीं इस तरह का। मैं कुछ कौन सी भाषा, जो महिला कह रही है 2024 की बात कर रही है और यूसीसी 22 की बात कर रही है और यूसीसी 27 जनवरी 2025 को लागू हुई है। तो ये सब निराधार प्रश्न है। इस पूरे मामले पर कांग्रेस ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड का उल्लंघन मानते हुए बीजेपी से अपने पूर्व विधायक सुरेश राठौर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मैं सुरेश राठौर से कहना चाहती हूँ, आखिर ये चल क्या रहा है? पहले मीडिया में अपनी बात रखना, उसके बाद कहना कि किसी ने क्या मुझे मांग भरते हुए देखा, किसी ने मुझे वरमाला डालते हुए देखा, क्या किसी ने मुझे फेरे लेते हुए देखे। तो हम तो जानना चाहते हैं कि आपके और उर्मिला के रिश्ते का सच क्या है। ऐसे में तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कारवा लूटा कैसे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी, ये वो पार्टी है, आपको याद है, जिसने प्रदेश में यूसीसी लेके आए और यूसीसी के दायरे में शादी का रजिस्ट्रेशन से लेकर के सारी चीज़ें इन्होंने मैंडेटरी कर दी और एक लिव इन रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट ये लेके आए थे, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी सदैव जो है विरोध कर रही थी। तो जब ये लिव इन आज ये पता चल रहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता है, इनके नेताओं की मानसिकता है कि एक व्यक्ति ऑलरेडी एक शादीशुदा है, उसके बावजूद वो दूसरी शादी कर रहा है, ये अपने आप में एक अपराध है। बता दें कि बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर ने अभिनेत्री उर्मिला के साथ प्रेम विवाह किया था और बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर उन्हें अपनी पत्नी बताया था। इस कृत्य को बीजेपी ने भी अनुशासनहीनता के दायरे में मानते हुए पूर्व विधायक सुरेश राठौर को नोटिस थमाया, जिस पर वो सफाई पेश करते नजर आए। हालांकि देखना होगा कि इस मुद्दे को विपक्ष और कितना तूल देता नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस इसे यूसीसी के नियमों का उल्लंघन बता रही है। साल 2013 की केदारनाथ आपदा को भले ही 1 दशक से ज्यादा समय बीत चुका हो, लेकिन इसका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। केदारनाथ आपदा के 12 साल बाद भी सैकड़ों डीएनए सैंपल किसी नाम, किसी रिश्ते और किसी परिवार की पहचान का इंतजार कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। बाबा केदार के द्वार हर साल लाखों श्रद्धालु आते हैं, लेकिन 2013 में जो आए थे उनमें से कई कभी लौट नहीं पाए। उनकी यादें, उनके निशान और उनका डीएनए आज भी पहचान का इंतजार कर रहा है। 2013 की तबाही के बाद सरकार ने केदारनाथ और आसपास के इलाकों में 735 शवों के डीएनए सैंपल लिए। उन्हें हैदराबाद की फॉरेंसिक लैब में भेजा गया। वहीं दूसरी ओर देश भर से उन परिवारों का डीएनए सैंपल लिया गया जिनके अपने त्रासदी में गुमशुदा हुए थे। लगभग 6000 परिजनों के डीएनए सैंपल जमा कराए ताकि अपनों की पहचान हो सके, लेकिन विज्ञान और भावनाओं की इस लंबी कड़ी में आज तक सिर्फ 33 डीएनए सैंपल ही मैच हो पाए हैं। 700 से ज्यादा डीएनए आज भी अनजान है, गुमनाम है और इंतजार में है। देखिए, चूंकि सैंपल्स तो हमारे पास 700 ही हैं, 700 के लगभग हैं, तो इतने लोग ये आवश्यक नहीं है कि जो सारे मृत व्यक्ति के घर वाले अपना सैंपल
स्वयं से भेजकर मैच कराना चाहते हों, कई बार उनके लिए ये महत्वपूर्ण नहीं होता है कि मैचिंग करा के जाने, और बाकी लीगल प्रोसेस के लिए डेथ सर्टिफिकेट चूँकि उनके पास मिल ही चुका है तो वो चीज़ें हो जाती हैं। अभी तक तो सबका मैच नहीं हुआ है। भले ही शवों के डीएनए सैंपल मैच नहीं हुए हों, लेकिन उत्तराखंड पुलिस आपदा के दौरान जान गंवाने वालों के परिवार को डेथ सर्टिफिकेट दे चुकी है। देखिए 2013 में जो सैंपल्स दिए गए थे डीएनए के सैंपल्स, उसमें जो पूरे का मिलान इसलिए नहीं हो पाया बिकॉज उसमें हम बॉडी जो पार्ट लेके आते हैं हम लोग बहुत कम ही हम सैंपल लेके आ पाए थे, बिकॉज सारी बॉडी उस समय तक नहीं हमें विजिबली मिली थी, बल्कि शुरुआत में 2013 में मिले, 14 में मिले, 15-16 लगातार कुछ सालों में जब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वर्क चला, खुदाई हुई, कुछ बॉडीज मिली, ऐसे हम लोगों ने डीएनए लिया। और उसके बाद जो इच्छुक लोग थे जिनको मैच कराना था उनके सैंपल से मैच हुआ, लेकिन पूरे मैच नहीं हो पाए। ये मैं ज़रूर कहूँगा कि यद्यपि डेथ सर्टिफिकेट्स तो उनको मिल गए थे जिनकी वहाँ पे मृत्यु हुई थी, लेकिन मैचिंग प्रॉपरली सभी की नहीं हो पाई। बता दें 2013 की 15-16 जून की रात बरसी आपदा ने केदारनाथ घाटी में तबाही का ऐसा तांडव मचाया था जिसे भुला पाना उत्तराखंड ही नहीं पूरे देश के लिए कठिन है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक इस त्रासदी में 4,400 लोग मारे गए थे। अब जब यात्रा दोबारा चल पड़ी है तब केदारनाथ फिर से श्रद्धालुओं से गुलजार है, तब भी उन 702 डीएनए सैंपल में सिमटी कहानियां अधूरी हैं और शायद हमेशा के लिए गुमनाम भी। उत्तराखंड में 11 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर शासन प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि कांवड़ यात्रा को लेकर मुख्य सचिव बैठक भी कर चुकी है और इस बैठक में धर्मनगरी हरिद्वार में सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए कहा गया है। वहीं उन्होंने बताया कि यात्रा को सफल बनाने के लिए 5 राज्यों की इंटर स्टेट बैठक 27 जून को होने जा रही है। कांवड़ यात्रा के दौरान हुड़दंगियों पर लगाम लगाने के लिए चर्चा की जाएगी। नहीं, देखिए ऐसा है कि ये कांवड़ यात्रा हमारे नेबरिंग 5 स्टेट्स को से अफेक्टेड होती है, चाहे वो हरियाणा हो और दिल्ली हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, हिमाचल के लोग भी इसमें आते हैं। तो इन सभी प्रदेश के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 27 तारीख को एक इंटर स्टेट हायर लेवल की एक मीटिंग रखी गई है और उसमें सारे इश्यूज़, चाहे वो डीजे का इशू हो, कांवड़ की ऊंचाई को लेकर इशू हो, और एक एसओपी बनाने की बात की गई है। चूँकि वो श्रद्धालु होते हैं तो पुलिस उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं कर सकती और हमारा भी एक रहता है कि अतिथि देवो भव, तो उनका हम समझा बुझाकर सम्मानपूर्वक जो भी हम कर सकते हैं करते हैं। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी कमर कस ली है। मंगलवार को घनसाली पहुंचे बीजेपी पर्यवेक्षक खेम सिंह चौहान और जयेंद्र सेमवाल ने प्रत्याशियों की रायशुमारी ली और कार्यकर्ताओं का मन टटोला। उन्होंने बताया कि भिलंगना के 9 जिला पंचायत वार्डों के लिए 30 से अधिक लोगों ने पार्टी से अधिकृत होने के लिए अपनी दावेदारी पेश की है। भाजपा के कार्यकर्ता अनुशासित कार्यकर्ता हैं और रायशुमारी में भी अच्छे लोगों का नाम दे रहे हैं और सभी चाहते हैं कि अपने क्षेत्र का विकास हो और क्षेत्र के विकास की दृष्टि से जो है अपने अपने प्रत्याशियों का नाम ले रहे हैं जो अच्छा काम कर सके, जो पार्टी कैडर का व्यक्ति हो और विकास की जिसकी सोच हो। देहरादून के नगर निगम क्षेत्रों में लगातार आ रही कूड़े संबंधित शिकायतों को लेकर मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने नगर निगम घेराव किया और इस दौरान कांग्रेस के पूर्व मेयर प्रत्याशी वीरेंद्र पोखरियाल ने कांग्रेस पार्षद और कार्यकर्ताओं के साथ हंगामा काटा और नगर आयुक्त को ज्ञापन सौंपा। वहीं कांग्रेस नेता वीरेंद्र पोखरियाल ने कहा कि आने वाले समय में कूड़ा उठान की समस्या को ठीक नहीं किया गया तो कांग्रेस सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेगी। नगर के क्षेत्र में मैंने फ़ोन किया, पार्षद जो प्रत्याशी रहे हैं और जो पार्षद रहे हैं उनसे भी संपर्क जब साधा तो उनसे पता लगा कि भाई साहब हमारे यहाँ भी कूड़ा जो है 2 या 3 दिन बाद उठ के आ रहा है, लेने आ रहे हैं। तो आज गर्मी का समय है, आज एक दिन से ज़्यादा भी कूड़ा नहीं रखा जा सकता घर पे, और जबकि नगर निगम ये कहता है कि हमारे पूरी व्यवस्था कर रखी है, धरातल पे देखने को कुछ नहीं है, जीरो है बिल्कुल। और आज हम जो है नगर निगम को चेताने आए हैं सब लोग, पूरे कांग्रेस जन हम लोग और जो पार्षदगण हैं और जो पूर्व प्रत्याशी हैं और जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं, सब आज लोग हम जो है ज्ञापन देने जा रहे हैं नगर निगम के नगर आयुक्त को।
दिनेशपुर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में खस्ताहाल सड़क के चलते लोग परेशान हैं। स्थानीय लोगों की माने तो सड़क गड्ढे होने की वजह से हादसों का डर बना रहता है। उन्होंने बताया कि बरसात के दिनों में हाल और बुरा हो जाता है। ऐसे में अब नाराज लोगों का गुस्सा स्थानीय विधायक पर फूटा है। उधर नगर पंचायत भी बजट न होने का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ रहा है। वर्तमान समय में नगर पंचायत की जो आर्थिक स्थिति है वो सही नहीं है। नगर पंचायत को राज्य वित्त में त्रैमासिक किस्त के रूप में 1 करोड़ 21 लाख रुपए प्राप्त होते हैं, जो वेतन और पेंशन पर लगभग 70 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं। 40 लाख रुपए बचते हैं, जिसमें अन्य खर्चे जैसे सफाई व्यवस्था, इस टाइम बाजार वर्षा का मौसम है, दवाई आदि पर खर्च हो जाते हैं। जल्द ही प्लांटेशन रोड पे हमारे द्वारा मरम्मत कार्य जो है कर लिया जाता है। श्रीनगर में धरोहर संवाद 2025 के दूसरे दिन ढोल दमाव की थाप गूंजी। लोक संस्कृति पर आधारित इस कार्यक्रम में कई प्रस्तुतियां दी गई, जिसे देखकर लोग मंत्रमुग्ध हो उठे। वहीं इस कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने यहां का लुत्फ उठाया और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रम आज की युवा पीढ़ी को अपनी संस्कृति से जोड़ते हैं। पूरे उत्तराखंड के अंदर कुमाऊं और गढ़वाल गोलजू महाराज के संदेश को का माध्यम बना करके और गढ़वाल और कुमाई के दोनों क्षेत्रों को एक उसकी संस्कृति और उसको परिचित कराने का एक सुंदर और एक रूपरेखा धरोहर संस्था ने रखी और वो सफल भी रही। धरोहर संस्था भविष्य में साहित्य के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, स्थापत्य के क्षेत्र में और समाज के भिन्न भिन्न क्षेत्र जिससे हमारी संस्कृति का हमको परिचय प्राप्त होता है, इसके लिए पहल करेगा और पहल अपनी जारी रखेगा। अगर किसी समस्या के मूल को पहचान कर उस पर चोट की जाए तो चुनौती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उससे निपटा जा सकता है। ऐसा ही कुछ किया है दून पुलिस ने भी। सड़क हादसों से संबंधित यातायात पुलिस के ताजा आंकड़े बता रहे हैं कि दून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी आई है। आखिर कैसे पुलिस ने किया ये काम, देखिए इस रिपोर्ट में। देहरादून पुलिस का रंग लाया अभियान, लोगों का जागरूक होना आया काम। सड़क हादसों का गिरा ग्राफ। बीते साल 11 नवंबर की रात देहरादून के ओएनजीसी चौक पर भीषण हादसा हुआ था, जिसमें 6 युवक युवतियों ने अपनी जान गंवाई थी। इस हादसे ने न केवल लोगों को झकझोर दिया था, बल्कि पुलिस कर्मियों की रातों की भी नींद उड़ गई थी। इस हादसे के बाद ड्रंक एंड ड्राइव और तेज रफ्तार पर लगाम कसने के लिए अभियान शुरू किया गया, जिसका सकारात्मक परिणाम सामने आया है। आंकड़ों के लिहाज से यदि देखें तो देहरादून में सड़क हादसों का ग्राफ पिछले साल की तुलना में गिरा है। जनवरी से मई तक की बात करें तो साल 2024 में 217 हादसे हुए थे, वहीं साल 2025 में ये घटकर 172 है। मई 2024 में 36 हादसे हुए थे, तो वहीं मई 2025 में 27 हादसे हुए। बार ऑन कार के बढ़ते ट्रेंड पर लगाम कसने के लिए पुलिस जिले में 2 थाना क्षेत्रों रायपुर और प्रेमनगर में बस से गश्त कर रही है। थाना अध्यक्ष इस बस में अपनी टीम के साथ चलते हैं और सड़क किनारे वाहन और सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने वालों को बस में बैठाकर थाने लाते हैं। देहरादून जिले में पिछले साल के मुकाबले सड़क हादसों में 30 से 35% की कमी देखने को मिली है। विगत कुछ माह पहले जो है 1-2 बड़े हादसे इंसिडेंट हुए थे, जिसमें देखा गया था कि नंबर ऑफ डेथ्स अचानक से किसी के एक्सीडेंट में ज़्यादा हो गई थी। 3 से 4 लोग की डेथ हुई और वर्तमान में भी 1-2 जगह बड़े हादसे हुए। बट डेफिनेटली जो चालान की कार्रवाई, उससे कहीं ना कहीं हम देखते हैं जो छोटे छोटे एक्सीडेंट्स होते थे और जिसमें डेथ्स भी होती थी और घायल भी ज़्यादा होते थे, तो इसमें कहीं ना कहीं जो आंकड़े हैं उसके हिसाब से देखा जाए, अभी हमने 5 माह का हर सालों का कंपेयर किया, इस साल का भी कंपेयर किया, तो आंकड़ों के हिसाब से अगर हम शराब देखते हैं कि शराब पीकर ड्रंकन ड्राइविंग के जो केसेस होते हैं जो मेन एक्सीडेंट का कारण बनते हैं, उसमें भी हमने 5 टाइम्स ज़्यादा जो है इस बार चालान जो ऐसे किए हैं, गाड़ियों को सीज़ किया है। साथ ही साथ रैश ड्राइविंग में भी डबल हमने चालान किया, करीब 900 के करीब 5 महीने के अंदर, जो पहले 400 साढ़े 400 हुआ करते थे। इसी तरह सभी हेड्स में देखेंगे, नाबालिग में जो चलाते हैं गाड़ी, पहले 26 था, 260, मतलब 10 टाइम्स ज़्यादा नाबालिग जो ऐसे बच्चे जो गाड़ियां चला रहे हैं उनका चालान करके और कोर्ट में भेजा गया, जिससे 25,000 का जुर्माना उनके पेरेंट्स पर किया गया। तो हर ही उसमें देखा जाए तो इसमें कार्रवाई में इन्फोर्समेंट बढ़ा, बट डेफिनेटली कहीं ना कहीं जो इस तरह के युवा हैं जो कहीं ना कहीं जोश में और इस तरह की तेज़ ड्राइविंग या कहीं लापरवाही पूर्वक गाड़ी चलाते हैं, जैसा
आप देखते हैं तो उसमें 3 से 4 लोग की डेथ किसी न किसी इंसिडेंट में रिपोर्ट हो गई है। अभी अगर हम ओवरऑल देखते हैं कि पिछले सालों की तुलना में एक्सीडेंट्स के डेथ होना या घायलों का, तो उसमें 25 से 35% की गिरावट आई। जिस तरह से दून पुलिस रात को चेकिंग अभियान चला रही है, इसी का परिणाम है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल सड़क हादसे कम हुए हैं। लेकिन इस अभियान को दून पुलिस को और सख्त करने की जरूरत है, क्योंकि ओवर स्पीड और शराब पीकर वाहन चलाने के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उधर मसूरी में लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त है। आलम यह है कि मलबा मुख्य मार्गों पर आ रहा है। इसे लेकर स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि जेपी बैंड के पास खनन कर रहे बिल्डर की लापरवाही के चलते सड़कों का ये हाल है, जिसका खामियाजा स्थानीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। उधर नगर पालिका से बंद नालों को खोलने के लिए भी कहा जा रहा है। यहाँ पर मैं कहूँगा कि शासन प्रशासन व स्थानीय प्रशासन की कमी देखी गई है, क्योंकि उनको पहले से इस चीज़ का ज्ञान था कि भाई नाले खाले खोलने हैं, नालियाँ खोलनी हैं, सब चीज़ें खोलनी है। जो बरसात आने से पहले ही वो जो मलबा है जो जिससे वो चौक हो जाता है, उनको पहले ही साफ़ कर देना चाहिए था। जो अब देखने को परिणाम उनके सामने आ रहे हैं और जगह जगह रास्ते बंद हो रहे हैं, भारी मलबा आ रहा है। और जहाँ निर्माण कार्यों का मलबा भी अगर डंपिंग जोन में न डालकर अगर ऐसे नाले खालों में डाला जा रहा था, उसका दुष्परिणाम भी देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं इसमें स्थानीय प्रशासन और शासन प्रशासन की कमी है। रुड़की में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने लगातार मिल रही शिकायतों के बाद आजाद नगर चौक स्थित एक होटल पे छापेमार कार्रवाई की। इस दौरान टीम ने वहां मौजूद होटल संचालक सहित 3 महिलाओं और 2 पुरुषों को गिरफ्तार किया। मामले का खुलासा करते हुए एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग टीम ने बताया कि एक होटल में लंबे समय से देह व्यापार का धंधा चल रहा था। शिकायत मिलने के बाद टीम सत्यम पैलेस होटल पर पहुंची और छापेमार कार्रवाई की गई। टीम ने बताया कि मौके से 1 महिला और 3 पुरुष फरार होने में कामयाब रहे। टिहरी के ओनाल गांव में घर के आंगन में खेल रही 4 वर्षीय मासूम पर अचानक गुलदार ने हमला कर दिया। गनीमत ये रही कि हमले के वक्त बच्चे की मां पास में ही खड़ी थी। ऐसे में मां ने अपने बच्चे गणेश को बचाने के लिए गुलदार की पूंछ पकड़कर अपने बच्चे को खींचा। हालांकि बच्चे के सिर पर लगे गुलदार के नाखून के निशान देखे जा सकते हैं। अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन चलते चलते एक नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। वाराणसी में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 25वीं बैठक में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक। धामी ने ग्लेशियर अध्ययन केंद्र और संचार सुविधा समेत उठाए कई मुद्दे। 25 जून से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का नैनीताल दौरा, 3 दिन का करेंगे प्रवास। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में भी होंगे शामिल। वर्षों बाद फिर देहरादून में बने आइस स्केटिंग रिंग के बाद बुधवार से शुरू होगी नेशनल चैंपियनशिप। 20 राज्यों के खिलाड़ी लेंगे हिस्सा। 11 जुलाई से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज। 27 जून को होगी 5 राज्यों की इंटर स्टेट बैठक। मुख्य सचिव ने दिए धर्मनगरी हरिद्वार में व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश।